कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। सुबह की धुंध ने पूरा मोहल्ला ढका हुआ था। घर की टूटी खिड़की से ठंडी हवा तेजी से अंदर आ रही होती है। कमला देवी शॉल को कसकर लपेटे चूल्हे के पास बैठी होती हैं। चूल्हे के पास रखी टोकरी में बस 4-5 आलू पड़े होते हैं। हे भगवान, ठंड भी ऐसी और घर में राशन के नाम पर बस थोड़े से आलू। पता नहीं आज बच्चों को क्या खिलाएं। नेहा चुपचाप पास बैठी आलूओं को देख रही होती है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे होते हैं। मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, जब ये आलू हैं तो पेट तो भर ही जाएगा। गरीबी में भी स्वाद ढूंढ लिया जाता है। कमला देवी नेहा की तरफ देखती है। बेटा, तू सच में बहुत ही सहनशील है। इतने कम में भी घर संभाल लेती है। नेहा उठती है, चूल्हे में लकड़ियां सुलगाती है और ठंड से जमी उंगलियों से आलू छीलने लगती है। न टमाटर न प्याज, बस नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला होता है। नेहा आलूओं को उबालकर मसाले में बढ़िया भूनती है। कुछ ही देर में आलू दम की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सब एक एक करके चूल्हे के पास आ जाते हैं। वाह नेहा, आज तो खुशबू से ही भूख दुगनी हो गई है। अब लोग जमीन पर चटाई बिछाकर साथ बैठ जाते हैं। नेहा रोटियां परोसती है और गरम गरम आलू दम सबकी थाली में डालती है। भाभी, सच में मजा आ गया। तभी दरवाजे पर बाहर उर्मिला खड़ी होती है। नाक से खुशबू सूंघती हुई अंदर आती है। अरे भाई नेहा, आज क्या बना लिया तूने? इतनी खुशबू आ रही है कि रहा ही नहीं गया। कुछ नहीं दीदी, बस थोड़े से आलू थे और आलू दम बना लिया। टमाटर प्याज तो थे नहीं, पता नहीं कैसा लगा होगा। अरे जा, मेरी प्लेट लगा कर ला, मैं खा कर बताऊंगी। नेहा तुरंत एक प्लेट लगाती है और मिला पहला टुकड़ा खाती है और आंखें बंद कर लेती है। अरे वाह, सच कहूँ नेहा, ऐसे स्वाद के लिए बड़े बड़े होटल तरस जाए। और मिला बेटा, नेहा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। घर में कुछ भी ना हो तब भी ऐसा खाना बनाती है कि पेट भर जाए, पर मन नहीं भरता। सब लोग मुस्कुराते हैं और ठंड में नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह की ठंड और भी ज्यादा तेज चल रही होती है। आंगन में धुंध फैल रही होती है। दिव्या और उज्जवल स्कूल का बैग टांगे जूते पहन रहे होते हैं। दोनों ठंड से कांपते हुए भी जल्दी में होते हैं। मम्मी, हम जा रहे हैं। नेहा चूल्हे के पास बैठी शॉल ओढ़े उन दोनों को देखकर तुरंत उठ खड़ी होती है। अरे बेटा, भूखे पेट क्यों जा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं मम्मी, आज हम स्कूल की कैंटीन में समोसा खाएंगे। हाँ मम्मी, वैसे भी बहुत ठंड है, आप आराम कर लो। लंच तो ले जाओ। पर दोनों बहन भाई घर से निकल पड़ते हैं। गली में ठंडी हवा चेहरे को चीरती हुई चल रही होती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उज्जवल चुप्पी तोड़ देता है। दीदी, क्या हम मम्मी की मदद नहीं कर सकते? मम्मी कितनी उदास रहती है। क्या करेंगे भाई, पहले हमें अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, तब जाकर जॉब मिलती है। हमारी स्कूल फीस भी तो कितनी ज्यादा है। हाँ भाई, पापा अपना सारा पैसा हम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना होगा। हाँ दीदी, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा। और मैं डॉक्टर। पहले हमें पढ़ाई पूरी करनी होगी, फिर देखना हमारा कितना बड़ा घर होगा। दोनों फिर से चल पड़ते हैं। ठंड में कदम तेज होते हैं। अगले दिन घर के कोने में रखी पुरानी खाट पर रामू जी कंबल ओढ़े लेटे होते हैं। खांसी रुक रुक कर आ रही होती है और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची होती है। कमला देवी कभी उनके पैरों को सहलाती है तो कभी सिराने बैठकर कंबल ठीक करती है। शाम को सब लोग एक साथ कमरे में बैठे होते हैं। ठंड से सब ठिठुर रहे होते हैं। बेटा, बहुत ठंड हो रही है, पता नहीं कब तक ये शरीर साथ देगा। सब चुप हो जाते हैं। देवेश चिंता से पापा की तरफ देखता है। रामू जी थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कुछ कहते हैं। देवेश बेटा, 3-4 रिश्तेदारों को इकट्ठा करके आयुष की भी शादी कर लो। आप ये कैसी बातें करने लगे? अभी तो बहुत समय है। मैं मरने से पहले इसकी शादी देखना चाहता हूँ। घर में एक और बहू आ जाए, मेरा परिवार पूरा हो जाए। अरे आप ऐसी बातें क्यों करते हो जाएगी इसकी शादी जब होनी होगी। आप बस अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। मम्मी पापा, सच कहूं तो एक रिश्ता मेरे पास है। मैं सोच ही रहा था बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अब पापा ने कह ही दिया है तो मैं उन्हें आज ही घर पर बुला लेता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अगली सुबह घर में हलचल होती है। आयुष को देखने वाले मेहमान आने वाले होते हैं। मेहमानों के आने से पहले नेहा जल्दी से पड़ोस वाली उर्मिला दीदी के गार्डन में जाती है और कुछ सब्जी मांगती है। ले जा नेहा, आज तो तेरे घर खुशी का दिन है।
नेहा कुछ आलू और गोभी तोड़ने लगती है। रसोई में पहुंचकर वो सादे मसालों में ऐसी खुशबूदार आलू गोभी की सब्जी बनाती है कि पूरा घर महक उठता है। थोड़ी देर बाद एक हाई फाई गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से अंकल आंटी और उनकी बेटी महंगे कपड़े, बड़े चश्मे और चेहरे पर अलग सा घमंड लेकर नीचे उतरते हैं। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। मेहमानों के पहला टुकड़ा लेते ही उनके चेहरे बदल जाते हैं। और इतनी सिंपल आलू गोभी की सब्जी, लेकिन कितनी टेस्टी है, ऐसा लग रहा है बार बार खाते ही जाओ। हाँ बहन जी, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बातचीत चली रही होती है कि तभी अचानक लड़की जोर से कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सब सन्न रह जाते हैं। मम्मी पापा, आप इसे मेरे सामने लाए क्यों हो? अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, चुपचाप नीचे बैठो। लेकिन लड़की गुस्से में बाहर की तरफ निकल जाती है। आंटी और अंकल भी शर्मिंदा होकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही घर में भारी सन्नाटा छा जाता है। मेहमानों के जाते ही आयुष का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें लाल और आवाज कांप रही होती है। भाभी, ये रिश्ता मैंने आज आपके कहने पर देखा था, अब इसके बाद मैं कोई रिश्ता नहीं देखूंगा। भैया ऐसी बातें मत करिए। चाहे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए, चाहे मैं कुंवारा ही रह जाऊं, लेकिन अब मैं किसी लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। और अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन कोई लड़की खुद चलकर मेरे पास आएगी। भैया, एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? हमारी सिचुएशन बदलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं भाभी, अब मुझे किसी को देखना ही नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन घर के अंदर भी ठंड कम नहीं होती है। रामू जी चारपाई पर कंबल ओढ़े लेटे होते हैं। उनके पैरों की तरफ कंबल में कमला देवी बैठी होती है। कमला, आज मन बहुत कर रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का। रहने दीजिए ना, हमारी बहू जैसे तैसे करके घर चला रही है। अगर हम उसे कुछ कहेंगे तो क्या पता उसे लगे कि हम अपनी फरमाइशें बता रहे हैं। इतने में नेहा बाहर से पानी भरकर लौट रही होती है। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सास ससुर की पूरी बात सुन ली होती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप शॉल ओढ़कर बाहर निकल जाती है। नेहा सीधे पड़ोस में उर्मिला के घर के पास पहुंच जाती है। वहां बैठी कुछ औरतों की बातें उसके कानों में पड़ जाती हैं। अरे देखो देखो, इस नेहा का तो सही है, रोज रोज किसी दूसरे के घर सब्जी मांगने चली जाती है। आज फिर से कुछ मांगने ही आई होगी जरूर। अब क्या करे, गरीबी हाथ फैलाना ही सिखाती है। नेहा का दिल बैठ जाता है, आंखें भर आती हैं, उसके कदम रुक जाते हैं, हाथ अपने आप पीछे हटने लगते हैं। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुलता है। अरे नेहा, कहाँ जा रही है और किस काम से आई थी? वो दीदी, मैं थोड़ा सा साग लेने आई थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल ले जा, रुक मैं अभी काट कर देती हूँ। उर्मिला गार्डन में जाती है और सरसों का साग काट कर नेहा को दे देती है। दीदी, पापा जी का ना आज सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का बहुत मन कर रहा था। आटा तो है मेरे पास पर साग नहीं था, इसलिए। नेहा, तेरे हाथ की साग रोटी बहुत अच्छी बनती है, जब बना लेना थोड़ा सा तो मुझे भी दे देना। नेहा सिर हिलाकर घर लौट जाती है। घर में वो बड़े प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटियां बनाती है। सबसे पहले ससुर जी और फिर सबको खिलाती है। बहू, आज तो बहुत दिन बाद दिल खुश हो गया। आज तो मैं यही सोच रहा था कि मेरा साग खाने का बहुत मन कर रहा था और तूने बना भी दिया। पापा जी, मैं आपकी सारी बातें समझ लेती हूँ। नेहा के हाथ की तो हर चीज स्वादिष्ट ही होती है। फिर सबको खिलाकर नेहा जो थोड़ा सा साग बचता है उसे कटोरी में डालकर उर्मिला के घर दे आती है। घर लौटती है तो रसोई में पतीली खाली होती है, साग खत्म हो चुका होता है। नेहा बिना किसी को बताए सूखी मक्के की रोटी तोड़ती है और चुपचाप खाने लगती है, न किसी से शिकायत करती है। अगले दिन दोपहर में अचानक दरवाजे पर आवाज होती है। बुआ जी और फूफा जी बिना बताए घर आ जाते हैं। कमला देवी उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन आदर से उन्हें चारपाई पर बिठा देती है। बुआ जी चारपाई पर बैठते ही इधर उधर नजर घुमाने लगती हैं। अरे कमला, तेरे घर की हालत तो बहुत ही बेकार है। इतने सारे लोग और ऐसी ठंड में कैसे रहते हैं? कमला देवी चुप रह जाती है। और ये कपड़े देख तो सही, सब फटे पुराने हो गए हैं। अरे हाँ भाई, इनके यहाँ तो खाने को तो कुछ भी नहीं रहता होगा। हमें आए इतनी देर हो गई और अभी तक चाय पानी भी नहीं मिला। कमला देवी की आंखें झुक जाती हैं। दूसरी तरफ रसोई में नेहा चुपचाप खड़ी होती है। वो सारे डिब्बे खोलकर देखती है। एक में थोड़ी सी अरहर दाल, दूसरे में चुटकी भर चना दाल, तीसरे में थोड़ा सा मसूर दाल होती है। नेहा बिना किसी शिकायत के सब दालें एक साथ मिलाती है और मिक्स दाल चढ़ा देती है। चूल्हे पर दाल उबलने लगती है। नेहा उसमें तड़का लगाती है। रसोई में खुशबू फैल जाती है। अरे भाई चलो भाई, अब चलते हैं, यहाँ खाना तो वैसे भी नहीं मिलेगा। बुआ जी भी खड़ी हो जाती हैं। उसी पल नेहा थाली और कटोरी में खाना सजाकर बाहर ले आती है। बुआ जी, फूफा जी, खाना तैयार है।
फूफा जी और बुआ जी रुक जाते हैं। अब बहू ने इतनी मेहनत से बनाया है तो खाकर तो जाना ही पड़ेगा। दोनों फिर से चारपाई पर बैठ जाते हैं। पहला टुकड़ा खाते ही बुआ जी का चेहरा बदल जाता है। कमला, तेरे घर में भले ही कुछ ना हो, लेकिन तेरी बहू के हाथ का जादू तो सबसे बेस्ट है। इतनी सादी दाल को भी इसने कितना स्वादिष्ट बना दिया है। हाँ दीदी, मेरी बहू बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और एक बात, हम अपने मेहमानों को कभी भूखे पेट नहीं भेजते। बुआ जी और फूफा जी का चेहरा उतर जाता है। दोनों बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खत्म करते हैं और थोड़ी देर बाद सिर झुकाए वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह की ठंड हड्डियों में उतर रही होती है। नेहा ठंड में हाथ शून्य करते हुए बाहर कपड़े सुखा रही होती है। ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं और वो पूरी तरह से कपकपा रही होती है, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। सामने गली में कुछ औरतें हाथ सेकते हुए खड़ी होती हैं। उनकी बातें फुसफुसाहट से तानों में बदल रही होती हैं। कितने गरीब लोग हैं। इसका ससुर खाट पर पड़ा रहता है और लड़का छोटी सी फैक्ट्री में पैकिंग का काम करता है। पता नहीं बेचारे गुजारा कैसे करते होंगे। हाँ, इन्हें तो घर में कुछ खाने को भी नहीं मिलता होगा। जब देखो उर्मिला से ही कुछ न कुछ मांगती रहती है। लेकिन ये एक बात है, इसके घर में भले ही कुछ ना मिले, पर ये नेहा इतना अच्छा खाना बनाती है कि कमाल है। अगर इसके पास सिर्फ आलू भी होगा ना, तो उसे इतना टेस्टी बना देगी कि क्या ही कहूँ। इसके हाथों में जो स्वाद है वो पूरे मोहल्ले की किसी की बहू के हाथ में नहीं है। अरे छोड़ो, स्वाद वाली हो या कुछ भी हो, गरीब तो गरीब ही रहेंगे। देखो सारे लोग फटे कपड़े पहनकर घूमते हैं। नेहा सब सुन लेती है। उसके हाथ पल भर को रुक जाते हैं, फिर वो बिना कुछ कहे कपड़ा निचोड़कर रस्सी पर टांग देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अगले दिन रात को रामू जी बस एक पतली सी चादर ओढ़े लेटे होते हैं। आधी रात को उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। शरीर कांपने लगता है। सुबह होते होते तेज बुखार चढ़ जाता है। वो न कुछ बोल पा रहे होते हैं, न खाट से उठ पा रहे होते हैं। हे भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है। नेहा बिना वक्त गवाए रसोई में भागती है। घर में जो भी होता है, इलायची, लौंग, दालचीनी सब निकालकर वो एक गरम काढ़ा बना लेती है। पापा जी, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। रामू जी काढ़ा पीते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी सर्दी में आराम लगता है। पसीना आता है और बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है। नेहा बेटा, तू ना होती तो पता नहीं हमारे घर का क्या हाल होता। पता नहीं जितनी अच्छी हमारी बड़ी बहू है उतनी अच्छी छोटी बहू हमें मिलेगी भी या नहीं। एक दिन दोपहर के समय अचानक दरवाजे पर आवाज होती है। नेहा कपड़े समेट रही होती है। दरवाजा खोला तो सामने मयंक खड़ा होता है। चेहरे पर नई नौकरी की चमक और कपड़ों में ऑफिस का फैशन दिखता है। अरे मयंक, तू इस वक्त? दीदी, ऑफिस में लंच ब्रेक था, घर जाने के बजाय आपके पास ही आ गया। आपका घर पास पड़ता है ना। अच्छा किया, चल कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। वो रसोई में जाती है और मसाले, दाल, चावल के डिब्बे देखती है। न दाल न सब्जी, बस 2 टमाटर, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च पड़ी होती हैं। नेहा पल भर सोचकर बिना मायूस हुए तीनों को एक साथ पीसकर झटपट चटनी बना लेती है। थोड़ी सी रोटी के साथ चटनी परोसकर वो भाई के पास ले आती है। कमाल कर दिया दीदी, आपने तो बहुत टेस्टी चटनी बनाई है। आपके हाथ का खाना खाकर सच में मजा आ गया। घर में कुछ था ही नहीं तो सोचा यही बना दूं। दीदी, मैं घर से इतनी जल्दी निकल जाता हूँ कि किसी को लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, और ऑफिस की कैंटीन का खाना इतना बेस्वाद होता है कि खाने का मन ही नहीं करता। चल, अच्छी बात है कि तेरी जॉब लग गई। अब घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ दीदी, अब आप टेंशन मत लेना, घर की जिम्मेदारी अब मैं संभाल लूंगा। नेहा की आंखों में सुकून आ जाता है। 2-3 दिन बाद फिर से दोपहर में मयंक नेहा के घर आ जाता है। इस बार रसोई से आती खुशबू पहले ही उसका स्वागत कर रही होती है। नेहा चूल्हे पर आलू पालक चला रही होती है। पनीर के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए उसने पालक में आलू डालकर ही सब्जी बना दी होती है। सादा सा तड़का, नमक और मिर्च, बस उतना ही। सब एक साथ खाते हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो आलू पालक को आलू पनीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना रखा है। अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सिंपल बना दिए। मसाले भी नहीं थे, सिर्फ नमक मिर्ची डाली हूँ। दीदी, आपके हाथों में तो सच में जादू है। खाना खत्म होने के बाद सब लोग बैठे होते हैं। ठंड में धूप थोड़ी सी निकल आती है। दीदी, मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी लंच की दुकान खोल लो। अरे पागल, लंच की दुकान कैसे खुलेगी? मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, पापा मम्मी भी है, और वैसे भी इसमें बहुत पैसा लगता है। दीदी, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद आपकी किस्मत खुल जाएगी। मैं आपका भाई हूँ, इसीलिए आपको सही बात बता रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घर से भूखे निकलते हैं, लंच साथ नहीं ले पाते और कैंटीन का गंदा खाना नहीं खाते। ऐसे लोग पूरे दिन भूखे रहते हैं।
नेहा चुप हो जाती है। वो पहली बार इस बात पर गंभीरता से सोचती है। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो इसके बारे में जरूर सोचना दीदी। फिर मयंक वहां से चला जाता है। रात को घर के कोने में जलती हुई छोटी सी अंगीठी के पास नेहा और देवेश बैठे होते हैं। बच्चे और सास ससुर नीचे बिछी चटाई पर सो रहे होते हैं और घर में सन्नाटा होता है। आज मयंक आया था। हाँ फिर? वो पागल लड़का कह रहा था कि मैं लंच बॉक्स की दुकान खोल लूं, लोगों को लंच बांटूं, और मुझे तो इतना अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता है। खाना बनाने पर तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, और मयंक जो कह रहा है बात गलत भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ये पूछना जरूरी है कि इसे शुरू कैसे किया जा सकता है। एक चांस लेकर देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। ठीक है, अगर आप साथ रहते हो तो मैं मयंक से पूछ लूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह नेहा हिम्मत जुटाकर अपने भाई मयंक को फोन लगाती है। मयंक, कल तेरे जीजू कह रहे थे कि अगर ये लंच बॉक्स वाला काम शुरू करना है तो पहले ही समझना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे करें। दीदी, इसमें थोड़ा स्ट्रगल तो होगा, लेकिन मैं आपको पूरा आइडिया बताता हूँ। नेहा ध्यान से सुनने लगती है। आप एक ठेला लगाइए, वहीं ताजा ताजा खाना बनाइए और वहीं से लंच बॉक्स पैक कीजिए। लोगों को दिखना भी चाहिए कि खाना ताजा बन रहा है। जब लोग देखेंगे कि गर्मा गर्म खाना बन रहा है तो अपने आप अट्रैक्ट होंगे। लेकिन बासी खाना तो सच में कोई पसंद नहीं करता। बस यही तो पॉइंट है दीदी, हम ताजा खाना ही रखेंगे, बासी खाना तो कोई भी नहीं खाता। और ये ठेला हम लगाएंगे कहाँ पर? दीदी, गांव से बाहर निकलते ही जो आईटी एरिया है ना, वहीं लगाइए। वहां सब ऑफिस वाले रहते हैं, 3-4 बड़ी कंपनियां भी हैं। लड़के लड़कियां जो अकेले रहते हैं उन्हें घर का खाना नहीं मिलता, वो आपका खाना जरूर खाएंगे। ठीक है मयंक, अब समझ में आने लगा है। नेहा शाम को सारी बातें अपने पति देवेश को विस्तार से बताती है। उसके बाद मयंक को समझ जाता है और नेहा से एक दिन की फैक्ट्री से छुट्टी लेने को बोलता है। हाँ ठीक है, मैं अपना पैकिंग का काम कुछ समय के लिए छोड़कर पहले तुम्हारा ठेला तैयार करता हूँ। लेकिन तुम्हारा काम? काम फिर मिल जाएगा, पहले इस सपने को मौका देते हैं। अगले दिन कड़कड़ाती ठंड में देवेश बहुत सारी लकड़ियां, लोहे के पाइप और तख्ते लेकर आता है। ठंड से हाथ सुन्न हो रहे होते हैं, लेकिन आंखों में जोश होता है। वो सुबह से शाम तक ठेला बनाने में जुटा होता है। हथौड़े की आवाज गूंजती रहती है। नेहा दूर से देवेश की मेहनत देख रही होती है। शाम को नेहा और देवेश हिम्मत करके सारी बात कमला देवी और रामू जी को बता देते हैं। कमला देवी कुछ पल चुप रहती है, फिर उठकर अंदर जाकर एक छोटा सा लिफाफा ले आती है। बेटा, ये मेरी एफडी के पैसे हैं जो मैंने अपने पोता पोती के लिए जमा किए थे। देवेश और नेहा दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन अभी तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। वो पैसे नेहा के हाथ में रख देती है और नेहा हैरानी से देख रही होती है। मेहनत करना बेटा, भगवान साथ देगा। अगले ही दिन नेहा और देवेश बाजार जाते हैं। सीमित पैसों में बर्तन, टिफिन बॉक्स, चूल्हा, गैस और मसाले खरीद लेते हैं। हर चीज सोच समझ कर लेते हैं। जैसे तैसे दोनों घर जा रहे होते हैं और उर्मिला बाहर खड़ी होती है। अरे नेहा, कहाँ से सामान लेकर आ रही हो? अरे कुछ नहीं दीदी, बस लंच बॉक्स का काम शुरू कर रही हूँ। जब तक काम जम ना जाए, सब्जी मेरी तरफ से। अगले दिन सुबह सुबह मयंक नेहा और देवेश को अपने साथ ले जाता है और उन्हें आईटी एरिया की तरफ ले आता है। जैसे ही वो गांव की सीमा से बाहर निकले, सामने ऊंची ऊंची कांच की बिल्डिंग्स और लंबे लंबे टावर दिखाई देने लगते हैं। चारों तरफ ऑफिस जाने वाले लोग, तेज कदम और अलग ही दुनिया का शोर होता है। नेहा पहली बार उस जगह को देखती है। मन में डर भी और नई उम्मीद भी होती है। नेहा अपना ठेला लगाती है। ठंड इतनी तेज होती है कि हवा सीधे चेहरे पर चाकू की तरह लग रही होती है। शॉल बार बार उड़ रहा होता है और हाथ सुन्न हो रहे होते हैं। वो ठेले के पास खड़ी रहती है और गरम गरम दाल उबाल रही होती है। सब्जी की खुशबू भी होती है, लेकिन लोग बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं पूछता। नेहा की आंखें बार बार रास्ते पर टिक जाती हैं और फिर झुक जाती हैं। अगले दिन फिर वही ठंड, वही तेज हवा होती है। नेहा फिर से लंच बॉक्स का ठेला लगाकर खड़ी रहती है। अरे लंच बॉक्स वाली का खाना अच्छा लग रहा है, पर चलो यहाँ से कैंटीन में खाएंगे। लोग कहते कहते चले जाते हैं। एक भी लंच बॉक्स नहीं बिकता। नेहा का मन टूटने लगता है। तीसरे दिन देवेश भी खड़ा साथ होता है। दोनों ठंड में कांपते हुए लोगों को देखते रहते हैं। नेहा, ये लोग ऐसे ठेले पर नहीं आने वाले हैं। नेहा उसकी तरफ देखती है। हमें खुद जाकर लोगों को लंच देना पड़ेगा। लेकिन कैसे? चलो यहीं से शुरू करते हैं। दोनों टिफिन बॉक्स उठाकर अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। पहली मंजिल पर घंटी बजाते हैं, कोई नहीं खोलता है। दूसरी मंजिल पर नहीं चाहिए। तीसरी, चौथी, कहीं दरवाजा नहीं खुला। कोई मना कर देते हैं।
ठंड से हाथ कांप रहे होते हैं, सांस फूल रही होती है, लेकिन दोनों चढ़ते रहते हैं। 25 फ्लोर तक जाते हैं, हर फ्लोर पर घंटी बजाते हैं और हर फ्लोर पर निराश होकर लौटते हैं। आखिरी फ्लोर पर एक लड़का दरवाजा खोलता है। लंच बॉक्स है? हाँ जी, घर का बना हुआ। लड़का एक बॉक्स ले लेता है और 100 रुपए देवेश के हाथ में रख देता है। देवेश वो नोट देखता है, कांपते हाथों से पहले 100 रुपए आ जाते हैं। नेहा की आंखें भर आती हैं। अगले दिन देवेश और नेहा कंपनी के बाहर लंच बॉक्स का ठेला लिए खड़े होते हैं। इस बार उनके पास पहले से ज्यादा लंच बॉक्स होते हैं। नेहा सुबह सुबह ठंड में उठकर दाल, सब्जी और चावल बनाई होती है। भाप उठती देखकर उसे लगता है कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। देवेश हिम्मत करके गेट की तरफ बढ़ता है। भाई साहब, हमें अंदर जाकर लंच बॉक्स बांटने हैं। अरे चलो यहाँ से, अंदर किसी को लंच बॉक्स नहीं चाहिए, अंदर बहुत बड़ी कैंटीन है, भागो यहाँ से। नेहा और देवेश अपमानित होकर वापस मुड़ जाते हैं। नेहा की आंखें भर आती हैं। चलो दूसरे अपार्टमेंट में चलते हैं। दोनों फिर से दूसरे अपार्टमेंट में जाते हैं। सीढ़ियां पहले की तरह लंबी होती हैं। 1, 2, 10, 20 पैर दर्द से सुन्न हो चुके होते हैं। शाम होते होते दोनों पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। उस दिन एक भी लंच बॉक्स नहीं बिकता। घर लौटते समय नेहा बस इतना कहती है, शायद कल अच्छा होगा। अगले दिन फिर कड़कड़ाती ठंड में हवा ठंडी चाकू की तरह चेहरे पर लग रही होती है। नेहा फिर ठेला लगाती है और फिर ताज़ा खाना बनाती है। फिर वही इंतजार। तभी दूर से 4 दोस्तों का ग्रुप आता दिखता है। 2 लड़के और 2 लड़की होती हैं। सबके चेहरे भूख से थके हुए होते हैं। यार कहाँ खाना खाएं? कैंटीन का खाना खा करके पक गए हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये दीदी तो फ्रेश खाना बना रही है और लंच बॉक्स भी पैक कर रही है। चलो यहीं चलते हैं। चारों नेहा के ठेले के पास आ जाते हैं। जी, लंच बॉक्स है, घर का बना है। चारों एक एक लंच ले लेते हैं। पहला टुकड़ा खाते ही उन सबकी आंखें चमक उठती हैं। दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, इतना टेस्टी खाना। धन्यवाद भैया। उस दिन चारों पूरा खाना खत्म करके चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही 4, फिर अगले दिन फिर वही 4। अब नेहा उन्हें नाम से जानने लगती है, राहुल, अमन, पूजा और स्नेहा। एक दिन सब लंच खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। नेहा दीदी, आपके ठेले की शुरुआत बिल्कुल झरने जैसी है, धीरे धीरे लेकिन रुकने वाली नहीं है। अरे रहने दो राहुल भैया, आप तो ऐसे ही मजाक करते हो। दीदी सच बताएं तो आप हमारी लाइफ का पार्ट बन गई हो। आप नहीं दिखती तो मन ही नहीं लगता। तुम लोग भी तो मेरे लिए अपने से हो गए हो। दीदी, आज मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी और फेसबुक पर डालूंगी। अरे नहीं दीदी, कुछ रिस्पांस नहीं चाहिए। तुम लोग रोज आ जाते हो, वही बहुत है। दीदी, आप इतना अच्छा खाना बनाती है तो आपके हाथ का खाना दुनिया भर में मशहूर होना चाहिए ना। पूजा वीडियो बना लेती है। नेहा का ताज़ा खाना, हाइजीन, प्यार से पैक करते हाथ वीडियो में आते हैं। वीडियो फेसबुक पर डाल देती है। रात भर में सैकड़ों व्यूज हो जाते हैं। सुबह तक हजारों कमेंट आने लगते हैं। देखो कितने साफ तरीके से लंच पैक कर रही है, काश हमारे ऑफिस के पास भी ऐसा खाना मिलता, लंच बॉक्स वाली दीदी सुपर हैं। धीरे धीरे लोग नेहा को लंच बॉक्स वाली कहने लगते हैं। पर ठेले पर भीड़ लगने लगती है और ऑफिस वाले, लड़कियां, लड़के सब आते हैं। दीदी देखो, फेसबुक नामक चीज ने जिंदगी बदल दी। मैंने एड्रेस भी डाल दिया था। नेहा की आंखों में खुशी आ जाती है। धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगती है। देवेश पैकिंग का काम छोड़ देता है और आयुष भी मदद शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद नेहा अपना छोटा सा पक्का घर बना लेती है। बहू, तूने हमारा भाग्य बदल दिया। हमारी बहू हमारे घर की लक्ष्मी और शान है। ये सब हमारी प्यारी और बहादुर भाभी ने किया है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। मम्मी, सबके पापा उनके हीरो होते हैं, लेकिन हमारी हीरो तो आप हो और पापा भी। मैं इसके साथ पूरा पूरा दिन रहा हूँ और मुझे ही पता है इसने सब कैसे संभाला है। हार हार कर फिर एक नई उम्मीद देखी है। अब बस भी करो आप सब। आप सब के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। आप सब मेरी जान हो। सब नेहा को गले लगा लेते हैं। एक दिन अचानक वही घमंडी लड़की विंध्या अपने परिवार के साथ आती है, वही जिसने आयुष को रिजेक्ट किया था। मुझे माफ कर दीजिए, उस समय आपकी गरीबी देखकर मैंने रिश्ता ठुकरा दिया था। आपकी अच्छाई नहीं देख पाई। वो घुटनों पर बैठ जाती है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? माफी मंजूर है, लेकिन कभी किसी को उसकी हैसियत से मत आंकना। हाँ, वादा करती हूँ। आयुष रिंग स्वीकार कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। घर में खुशियां लौट आती हैं। कुछ महीनों बाद नेहा, देवेश, आयुष और उसकी पत्नी सब एक साथ ट्रिप पर घूमने जाते हैं।